नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में अनेक हमारे नए साथी सहयोगी उपस्थित हो गए हैं, उन सभी का स्वागत है। यहाँ जो नाम दिख रहे हैं, 2 ही 3 नाम दिख रहे हैं। मुन्नी गुप्ता जी हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उपस्थित हो गए हैं। नीरव गौड़ जी उपस्थित हो गए हैं। क्योंकि तिवारी जी हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी उपस्थित हो गए हैं शायद। प्रणाम सर, हूँ मैं पहले सेशन से ही हूँ, थोड़ा लेट हुआ था। ठीक ठीक ठीक। तो बहुत बहुत सभी को बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और आप अगले सत्र में जो लोग जा रहे हैं किताबें मंगवा लें, ताकि हम लोग जो है आगे और पढ़ाई जब आगे शुरू हो तो हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया अपने क्लासेस शुरू करें। और हमारा देखिए, एक प्रोफेसर हमारे कहा करते हैं कि हमको लिमिटेड होना चाहिए। LTD एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो उन्हीं की भाषा को मैं बता रहा हूं। तो वो कहते थे पहला है लर्निंग, तो हम लोग सीख रहे थे, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ये हम लोग सीख रहे हैं, लर्निंग है। फिर वो कहते थे कि टीचिंग, अब लर्निंग जब पूरी हो जाए या लर्निंग जब होने लगे या लर्निंग जब आप लगे कि अब आपको टीचिंग को बढ़ना चाहिए, तो आपको टीचिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। और जब टीचिंग और अधिक हो जाए, यानी तब आपको डुप्लीकेटिंग की ओर बढ़ना चाहिए। अपने जैसा ही कोई व्यक्ति आप बना दें, अपने जैसा ही गुरु बना दें, ऐसा अपने जैसा ही कोई शिक्षक बना दें, अब अपने जैसा ही कोई स्टूडेंट बना दें, तो वो हम लोग को करना है। तो हमारा विचार ये है कि सारे लोग, जितने लोग सामने बैठे हुए हैं, ये सारे लोग जिस दिन हमसे श्रेष्ठ हो जाएंगे, या हम वो दिन, वो सार्थक हमारे लिए होगा। तो हम इसी सार्थकता के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी लोग जो है खूब श्रेष्ठ बने और विधा का व्यापक प्रचार प्रसार करें, ताकि हम लोग दिखा सके संसार को कि एक ऐसी विधा है जो हमारे पास केवल पुरानी विधा से थोड़ा सा और पावरफुल विधा है, कई चीजों का सम्मिश्रण है। तो हम उसके आधार पर हम लोग आगे चल के संसार का भला कर सके। तो इन्हीं विचारों के साथ हम लोग फिर प्रवेश कर रहे हैं कक्षा में। अब हम लोग पढ़ेंगे आयुर्वेदिक, थोड़ा सा आयुर्वेदिक एक प्रश्न रह गया है, तो हम लोग उधर जाना चाहेंगे। तो सेमेस्टर जो 1 का विचार है, ये थोड़ा सा हमारी एक किताब है, आपको मिली, जो लोग जानते हैं, महर्षि भारद्वाज है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की, ये सिद्धांत रूप में है। तो हम सेमेस्टर 1 के लिए वही है, सेमेस्टर 1 के लिए वही चीज रखी गई है। तो उसी का ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो मेरा विचार है, आप लोग सहमति अपनी दीजिए। जो लोग सेमेस्टर 1 में पहली बार जुड़ रहे हैं, मान लीजिए, उनके लिए सेमेस्टर 2 में भी यही सिद्धांत आएंगे। तो हम लोग ये कोशिश करें कि सेमेस्टर 1 के लिए जो किताब है उसी के आधार पर अधिक व्यक्त मत मत व्यक्त न करें, बल्कि इसी के आधार पर पढ़ा दें, समझा दें। क्योंकि पहली बार जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको लगेगा कि भाई बहुत कठिन विषय न हो उनके लिए। सेकेंड सेमेस्टर में फिर यही विचार है
तो सेकेंड सेमेस्टर में जब हम लोग आए और उसकी पढ़ाई शुरू करें तो हम लोग चरक 1 के हिसाब से पढ़ाएं। ऐसा विचार सही है? बिल्कुल सही है सर। हाँ सर ठीक है ना, वो वाला हम दोबारा उसको पढ़ाना पड़ेगा। तो वो हम चाह रहे हैं कि वो अलग रहे, ये अलग रहे थोड़ा सा, वो क्योंकि वो थोड़ा सा और, भाई आप बड़े क्लास में जाएंगे नेचुरली तो आपको अधिक पढ़ना पड़ेगा। पहले आप अ, शुरू में कम पढ़ते थे, बाद में अधिक पढ़ते। तो यही है, इसमें हम लोग किताब के आधार पर चलेंगे, अधिक नहीं खोजबीन करेंगे। तो कंसेप्ट कहाँ से आया? कंसेप्ट आया आयुर्वेद से। हम एक चीज का उल्लेख जरूर करेंगे कि आयुर्वेद में जो चरक संहिता है उसके बहुत पुराने से चरक, जो आयुर्वेद का प्रचलन था, आयुर्वेद के सिद्धांत थे, चरक, सुश्रुत, इन लोगों ने उसको लिपिबद्ध किया, मतलब लिख दिया, किताब में लिख दिया। तो जब ये जो है रिटन डॉक्यूमेंट हो गया, लेकिन इसके पहले रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि विचार नहीं था। तो इसलिए विचार इसके पहले का है। 606 के आसपास, ये 606 ईसा पूर्व 606 के आसपास चरक संहिता का प्रादुर्भाव माना जाता है। यानी इसके बहुत पहले हम लोग, क्योंकि चरक तीसरी पीढ़ी के थे, तो चरक संहिता में यह उल्लेख किया गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, यानी धर्म अर्थ जो हमारा पुरुषार्थ कहा गया है, तो उसके लिए कहा कि धर्म है, अर्थ है, काम है। काम माने कामनाएं, कोई भी इच्छा, आप कुछ बनना चाहते हैं वो भी इच्छा है। ये जो कामनाएं थी, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, अंतिम मोक्ष लक्ष्य हमारा, उसके लिए आरोग्यम मूलमुत्तमम, आरोग्य मतलब निरोगी होना सबसे प्रथम हमारा कर्तव्य है। ठीक, यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अब प्रोफेसर पार्कदेवु 1975 के आसपास भारतवर्ष में आए थे। वहां के यहाँ के भारतीय दर्शन को उन्होंने पढ़ा। उन्होंने एक सिद्धांत निकाला, साम्यता का सिद्धांत, करस्पॉन्डेंस। तो करस्पॉन्डेंस सिद्धांत जहां से निकला वो ये श्लोक है आगे, तुल्यता सिद्धांत, ये जो हमारा सिद्धांत है यहां से निकला है। वो श्लोक सुन लीजिए केवल कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंता पुरुषे और यावंता पुरुषे तावंतो लोके। जितने भी मूर्तिमान भाव ब्रह्मांड में है वो हमारे पुरुष में है, और जो पुरुष में है वो हमारे लोक यानी ब्रह्मांड में है, जो भी मूर्तिमान भाव। तो अब कोई भी भाव, कोई भी विचार जो आप सोच सकते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सारे भाव विचारों का कंसेप्ट ये है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं जो आपके हैं। और पुरुष का अर्थ यहाँ पर नारी और पुरुष नहीं है। वहां पुरुष का आधार उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि खादेय चेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृत, यानी आकाश, खादेय माने खा आदि, जैसे इसमें कहा यावंता, यावंता जितना ही लोके ही कंजंक्शन है, लोके लोक में, मूर्तिमंतो मूर्तिमंत भाव विशेषा भाव विशेष है, तावंता उतने ही पुरुष में है, और यावंता पुरुष इतने ही पुरुष में है, तावंता लोके उतने ही लोक में है। तो वैसे उन्होंने खादेय चेतना सृष्टा, माने खादेय माने खा आदि, तो आकाश वायु अग्नि जल, खा माने आकाश, खा को आकाश आकाश को खा बोलते हैं, तो खादेय यानी आकाश आदि, तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये तो खादेय चेतना, ये 5 हो गए। और चेतना षष्ठा, छठवीं उन्होंने कहा, छठवीं धातु कौन है? चेतना।
अगर ये चेतना हो जाएगी तो पुरुष होंगे। तो यानी यहाँ तय हो गया कि यह पुरुष नारी पुरुष के संदर्भ में नहीं, ये पुरुष माने वो पुरुष है जिसमें खाद्य या चेतना सृष्टा हो। ठीक, बस इतना ही, अधिक नहीं। ये कंसेप्ट आया। इस कंसेप्ट से प्रोफेसर पार्क जी ने ये कहा कि जब हम ब्रह्मांड से तुलना अपने शरीर की कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के शरीर की तुलना कर सकते हैं, तो हमारे शरीर की तुलना भी तो किसी जगह कर सकते हैं। तो उन्होंने सुजोग थेरेपी दिया। सु माने हाथ, जोक माने पैर, हाथों और पैरों में पूरे शरीर को स्थापित मान लिया, जैसे ब्रह्मांड से हम लोग पुरुष की तुलना कर रहे थे। ये देखिए, उन्होंने ये करस्पॉन्डेंस सिस्टम जो उनका आया, तो करस्पॉन्डेंस सिस्टम उन्होंने लाया। तुल्यता का कंसेप्ट आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने किया। जब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हुआ तो आयुर्वेद में उस सिद्धांत को, जो सादृश्यता का सिद्धांत था, करस्पॉन्डेंस सिस्टम था, उसको हम लोगों ने तुल्यता कर दिया। उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया बस। आगे पढ़ाएंगे लोग जो आएंगे तो वो बताएंगे इस पर, जब अलग से विषय होगा इसका तो उस विषय में होंगे। लेकिन यही है कि हम लोगों ने जैसे हाथों पैरों में हम लोगों ने पूरे शरीर को स्थापित कर दिया, वैसे ही इस तरह ये कंसेप्ट था। वो पीछे हम लोगों का वो था, वो तो करस्पॉन्डेंस सिस्टम बहुत, ऐसा नहीं, बहुत रिलेवेंट सिस्टम है और इसको हमको कभी नहीं भूलना है। जैसे हम लोगों ने पहले बताया था कि हम लोग जो एको योग करते हैं उसको हमको नहीं भूलना है, वैसे हमको करस्पॉन्डेंस सिस्टम को नहीं भूलना है। ये सिस्टम सब बीमारी से रोकथाम के लिए या एनर्जी को बैलेंस करने के सब साधन है। ऐसा मत सोचिए कि ये केवल छोटी बात है, हमको केवल बड़ी बात जाननी चाहिए कि हम जो प्रोटोकॉल बड़ा बना ले तभी ना, ऐसा मत कभी मत सोचिएगा। आपका जो प्रोटोकॉल जो काम कर रहा है, वो भी जब आप ये करते हैं तो वो प्रोटोकॉल के लिए मदद कर रहा है। नाभि जब बैलेंस कर रहे हैं तो आप 2-5, आप कहते हैं ना कि बिग टो वाथ जॉइंट 2-5 सेडेट 1-7 टो, यही तो आप कर देते हैं वो। और आप यही जब गोला यहाँ पर नाभि में रख के गोला करते हैं, यूं चलाते हैं बॉल को, तो मोर और लेस वही काम कर रहा है। इंटेंसिटी कितनी है तो अलग है, किसी में 40 है, किसी में 60 है, बस इतना है। लेकिन ऐसा नहीं कि कर ही नहीं रहा है। उसी तरह ये वाला सिस्टम है। बस सादृश्यता में एक बात ध्यान रखिएगा, इस सिद्धांत में जब भी कभी ऑर्गन को आप करना हो तो उसके 3 भाग कर लीजिए। पहला भाग, उस ऑर्गन के जो पॉइंट है वहां पर आप हथेली को, इस ऑर्गन को करना है तो इस ऑर्गन को करना है, यहाँ कर लीजिए। लंग्स को करना है तो लंग्स को यहाँ पे कर लीजिए। तो पहले लंग्स को आपने कर लिया, फिर लंग्स करने के बाद फिर आपने तुरंत स्पाइन को कर दिया। स्पाइन आपको मालूम है सादृश्यता में कहाँ पर है, तो वहां पर कर लीजिए। करस्पॉन्डेंस में कहाँ पर है, वहां पर। और फिर आपने ब्रेक कर लिया, ब्रेक आपको मालूम है कहाँ पर है। तो ये 3 उसके चरण बना लीजिए, ये चरण कंपल्सरी बना लीजिए और इसकी आदत डाल लेंगे तो हमेशा आपको काम देगा, याद रहेगा। ब्रेन बहुत चीजों को जल्दी याद करता है। अगर आप भूल जाओगे तो याद नहीं करेगा। अगर आप निरंतर करोगे तो अगली बार आपको याद दिलाएगा कि कभी उठा रह गया है, तुरंत याद दिलाएगा, कह रहे भी तो रह गया। और अगर नहीं करोगे तो उसको याद ही नहीं दिलाएगा। वो आपका बहुत बढ़िया सर्वेंट है ब्रेन। तो इसलिए आप ब्रेन को याद दिलाइए। जो फिर वही कहा था, पुस्तक स्थातु यह विद्या पर हस्तगते धनम और कार्य काले समुत्पन्न न सा विद्या न। किताब में तो लिखा हुआ है, आपको याद करना है। जैसे आंखें पढ़ेंगी, कहते हैं कि 70% आंखें पढ़ती हैं, 30% और अवयव पढ़ते होंगे, 70% आंखें। तो आप पढ़िए, आंखें से देखिए, पढ़िए, उसको मन करिए और उसको आत्मसात करिए, तो ब्रेन याद रखना शुरू कर देगा। फिर आपको हर चीज याद होने लगेगी। तब आपको लगेगा अरे ये तो मुझे पहले से याद हो गया। तो उस रूप में उन्होंने कहा। अब जब ये हुआ तो परिभाषा उन्होंने बताना शुरू किया। हम उन परिभाषा तो बाद में आई। आयुर्वेद का देखिए प्रयोजन कितना बढ़िया है, कितना सुंदर प्रयोजन है। सबसे अलग हम लोगों ने स्थापित क्या क्या किया हुआ है, सबसे अलग स्थापित क्या हुआ देख लीजिएगा। ऐसा साइंस की भाषा में भी नहीं मिलेगा, किसी साइंस में, किसी थेरेपी में
ऐसा विचार जो आयुर्वेदिक का विचार है ऐसा नहीं मिलेगा। ये आयुर्वेद का विचार है। क्या है? प्रयोजनम चा से, चा माने और, अस्य माने यह। इसका प्रयोजनम क्या है? किसके लिए कह रहे हैं बात? आयुर्वेद के लिए कह रहे हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, क्यों आयुर्वेद को हम लिखना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये फुल स्टॉप हटा दीजिएगा आप लोग, स्वस्थ से हटा, फुल स्टॉप हटा दीजिएगा, क्योंकि हटा देंगे तो समझ में आ जाएगा अर्थ। ऐसा वहां तो लगा हुआ है चरक संहिता में, लेकिन हटा दीजिएगा तब भी ठीक है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ, स्वस्थ माने स्वस्थ व्यक्ति जो है उसकी, उसके स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और रक्षणम, रक्षण माने रक्षणा यानी रक्षा करना। फिर रक्षणम की बात जोड़ा गया आतुरस से, माँ के बाद हलंत लगा, हलंत के बाद जब आ लगा देंगे तो माँ बड़ा हो जाएगा, तो माँ हो गया। तो रक्षणम प्लस आतुरस से यानी रक्षणा मातुरस से, लक्षण मातुरस से ये हो गया। ठीक है, तो रक्षणम आतुरस से, आतुर माने रोगी, विकार, विकार माने रोग, प्रशमनम शमन, शमन माने कम करना, निगेट करना, कम कर देना, खत्म कर देना। तो प्रयोजन क्या है? आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? प्रयोजनम चास्य, इसका प्रयोजन भैया ये है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है हमारा, और जो रोगी हैं उनके रोग को दूर करना है, खत्म करना है, समाप्त करना है, ये हमारा है। इस प्रयोजन के साथ हम लोग चूंकि जुड़े हुए हैं, इसलिए जो कभी भी हम कोई थेरेपी कर रहे हैं तो जब हम अपने हाथों को स्पर्श कराते हैं, हमारा यही विचार हमारे साथ जाता है। ये आयुर्वेद का विचार है, और आयुर्वेद की भाषा में हम बात कर रहे हैं, और आयुर्वेद की चीजों को हम लगा रहे हैं, तो हमारे हाथों में वही शक्ति है जो आयुर्वेद की शक्ति है। ये आयुर्वेद की शक्ति है जो हमको दूसरे को क्या करती है? रोग से मुक्त दिलाने में सहायक होती है। ये विचार ही तो है। तो फिर क्या कहा? अब जब आइए डेफिनेशन की बात आई, तो डेफिनेशन शुरू हो गए। हम इसी रूप में पढ़ा रहे हैं, हम अपने अपने उसमें नहीं पढ़ा रहे हैं, उसके आधार पर इसी किताब में जो लिखा हुआ है, हिताहितम सुखम अदुःखमायुस्तस्य हिताहितम अमानंच तच्च यत्रोक्तो मायुर्वेद स उच्यते। कौन आयुर्वेद की परिभाषा, हर जगह यहाँ परिभाषा आयुर्वेद की दी हुई है, और परिभाषा शायद ही कहीं किसी थेरेपी में हो। कहा कि हित अहित, हिताहित माने हित प्लस अहित, हिताहित तो हित आयु, सुख अहित आयु। कौन सी हित आयु है, कौन सी अहित आयु है? सुख आयु एंड दुख, दुख दुख मायु, दुखम आयु, दुखम अलग, आयु अलग, आयु तत्से हिताहितम, उसका हित और अहित, मानम च, मान पैमाना प्रमाण, च माने और, तच्च तच्च जहां पर, तच्च तच्च जहां पर, यत्रोक्त, यत्र माने कहा, जहां कहा गया, यत्र माने यत्र प्लस उक्त, जहां कहा गया, उक्त माने कहा गया, यत्र उक्त मायुर्वेद सूचित है, उसको आयुर्वेद उच्चते माने कहा जाता है। कैसे? हिताहित, हित और अहित आयु के बारे में बताना, आयुर्वेद भाषा है। हित और अहित आयु के बारे में बताना, सुख और दुख के आयु के बारे में बताना, और ये हमारा ये सुख दुख और हित अहित, ये हित अहित किसमें होता है, किस पथ्य से होता है, किस आचार व्यवहार से होता है, इसका पैमाना जिसके पास है, इसका प्रमाण भी तो होना चाहिए। पैमाना में प्रमाण, नपना बोलते हैं ना, नपना, तो नपना आप समझ लीजिए, वही फ्रेंच में नपना कह रहे वही माना मान है। इसका पैमाना जहां हो, इसका प्रमाण जहां हो, इसकी अवधि जहां लिखी हुई हो, इसका कोई मापदंड जहां पर लिखा हो, और यहाँ तच्च जहां पर कहा गया हो, यत्रोक्त जहां पर कही बात कही गई हो, उसको आयुर्वेद कहते हैं। ये आयुर्वेद है। इसलिए ये थेरेपी जो आयुर्वेद वाली थेरेपी है, वो दूसरे से श्रेष्ठ अपने को क्यों कहती है? इसलिए कहती है कि ये परिभाषा जो मूल आधार जिसका जन कल्याण है, ये क्यों नहीं बता रही ना। हितायु क्या है? जब हम कल्याणकारी काम करते हैं तो हमारी हित आयु है, जब हम अकल्याणकारी काम करते हैं तो हमारी अहित आयु है।
सुख आयु क्या है? जब हम निरोगी रहते हैं तो हमारा सुख, और जब हम रोगग्रस्त हो जाते हैं तो हमारे दुख आयु। हे भगवान, कहाँ से बीमारी दे दिया, यही तो हम कहते हैं। तो ये जो है वो, और इस हित आयु, अहित आयु का कौन सा हित आयु करे, वहां पर क्या कहा है खेमका सर ने? वहां पर कहा कि जो चाइनीज विद्वानों ने कहा कि जो आपकी ऊर्जा आती है कौन से किडनी में, जो प्रारब्ध से आती है, जो माता पिता से आती है, जो आपके ईश्वर देता है, वह परिमार्जित और परिष्कृत होती है। क्षरण तो लगातार होता रहता है, कम होता रहता है। वो जीवन द्रव्य कम होता रहता है, लेकिन वो परिमार्जन और परिष्करण लगातार होता रहता है, अच्छे विचारों से, अच्छे सत्कर्मों से। तो वही बात है, हिताहितम मन। जहां पर है अहित, अगर हित आयु बढ़ा दिया आपने तो आपके जीवन दर्शन बदल गया, तब आपका सुख आयु अधिक हो गई। तो अहित आयु करने लगे तो आपकी दुख आयु शुरू हो गई। तो ये चीज उन्होंने, ये आयुर्वेद की परिभाषा में उन्होंने कहा गया। अब भौतिक और पराभौतिक दोनों का सम्मिश्रण हमारा शरीर में माना गया है। आगे देखिएगा, पहले हम लोग समझ लें भौतिक, अभी हम लोग देखा था इनोयान के रूप में, देखिए वही बात। गोचर, विजिबल जो है भौतिक है। पराभौतिक कौन है? जो अगोचर है, जो दिखाई नहीं पड़े, वो हमारा पराभौतिक है। ऊर्जा शरीर जो कह रहे थे ना, वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो पराभौतिक शरीर था। स्पर्श, जो आप स्पर्श कर सके, आपको स्पर्श से मालूम हो सके कि हम किसी को टच कर रहे हैं, वो आपका भौतिक है। और जो स्पर्श विदाउट टच फीलिंग हो, जो हमको केवल विचारों में समझ में आए, व्यक्त मैनिफेस्ट किया गया हो, वो व्यक्त है। अव्यक्त माने जो अनमैनिफेस्टेड हो। शब्द है, शब्द माने हम बोलते हैं कुछ, लेकिन उनके अर्थ यानी अंतर्निहित भाव, जो मीनिंग है, वो हमारे पराभौतिक है। शरीर क्या है? शरीर हमारा भौतिक है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मन हमारा क्या है? उसमें बुद्धि, आत्मा, काल, दिशा, ये सब शामिल कर लीजिए। तो मन जो है ये पराभौतिक है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वही कंट्रोल कर रहा है बहुत चीजों को। फिर यहाँ पर चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, हम लोगों ने कहा ना कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो उसको ये दार्शनिक विचार के हिसाब से उल्टा है। आप देखिएगा, चित्त से पहले शुरुआत करते हैं ये दार्शनिक विचार वाले, लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट में शुरू करेंगे तो हमको पहले शुरू करना पड़ेगा गगन से, गगन, समीरा, फिर पावक, जल, क्षिति, इस तरह करेंगे, ठीक है। अब इसको व्यापकता, उसके जो गुण है, उसके जो कर्म है या गुण कर्म है, वो देखिए व्यापकता, उसके शीतलता, दाहकता, शुद्धता, इन्हीं सबका है, उसी ग्रुप में। व्यापक है, शीतल जल है, पावक है, दाहकता है, शून्यता गगन में है, प्रसारता माने समीर में है। तत्व और ऊर्जा, जो हमारा पदार्थ था, हम लोग कहा था ना पदार्थ और ऊर्जा, ऊर्जा हमारे गुण और कर्म है। अब उन्होंने कहा कि पुरुषा प्रलय चेष्टई पुनर्भावई विचतई अव्यक्तात् व्यक्तताम याति व्यक्ततात् व्यक्तताम पुनः तयस्तमो भाभ्याम माविष्ट चक्रवत परिवर्तते येषाम द्वंद्वे पराग शक्तिम रहंकारा पराश्चर्य उदय प्रलयो तेषाम न तेषाम ये ततो अन्यथा। अब इसका कुल अर्थ ये है कि ये पुरुष माने हम, कोई भी प्रलय, प्रलय काल में कैसे होता है, इसको कहां से कहा? अव्यक्ताद। पहले जब शुरुआत होती है सृष्टि में तो अव्यक्त होता है। कैसे होता है अव्यक्त? तब तो मालूम नहीं होता, सारे क्या है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब बिखरे होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध सब अंधकार के बात कुहासे में छिपे रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। धीरे धीरे शब्द की उत्पत्ति होती है। जब शब्द की उत्पत्ति होती है तो वो आकाश की उत्पत्ति करता है, तो पुनः सारे चीजें व्यक्त होने लगती है। व्यक्त, अव्यक्तात् मतलब अव्यक्त से व्यक्तताम याति, व्यक्तता आती है। व्यक्त माने व्यक्त हो जाता है, मैनिफेस्टेशन हो जाता है। और व्यक्तता, अव्यक्ता पुनः, जब ये पुरुष नष्ट होता है तो पुनः क्या होता है? अव्यक्त हो जाता है। और ये क्या है? ये तब तक आत्मा क्या करती है? आत्मा जो है रज और तम से आविष्ट होती है, इसलिए वो ये शरीर को, इस शरीर को वो लगातार घुमाती रहती है। तो कर्मों का भोग
करना है। तो चक्रवत परिवर्तित है, वो चक्र की तरह आपकी घुमाती रहती है। और तब आत्मा, जब आप अपने बंधन से, जब अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तब आप जो है मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। तो उसी को उन्होंने कहा कि प्रलय काल में और सृष्टि काल में कैसे कैसे होता है। इसको पढ़िएगा, बड़ा आनंददायक है। उसको केवल पढ़िएगा नहीं, मनन करिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगा। रजोगुण और तमोगुण दो ऐसे गुण लिखे गए हैं, लेकिन वो अवगुण के रूप में है, वो अवगुण के रूप में है। क्यों? क्योंकि रज और तम के चक्कर में ही आप सब कुछ होते हैं। और जब आपका सत्व गुण आ जाता है तो वो क्वालिफाइंग मार्क हो जाता है, वहीं से आप मोक्ष की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता नहीं कि 100 मीटर डैश में, अब मान लीजिए कोई चैंपियन है, उसका निकाला परसेंटेज 9 सेकंड का। अब 9 सेकंड का उसने समय निकाला तो हमको 11 सेकंड में 12 सेकंड वालों को क्वालिफाई कराना पड़ेगा, ताकि 9 सेकंड निकाल तो ले। तो उसका 13 होगा, वो बाहर हो जाएगा। तो ये क्वालिफाइंग मार्क है सत्वगुण। सत्वगुण आएगा तो ये आत्मा को उन बंधनों से मुक्त करने की कोशिश करेगा जो कर्म बंधन से जुड़े हुए हैं। क्लियर? ये तो थोड़ा ज्ञान वाली वो है और विचार है। अब जब ये हुआ भाई, तो आयु की बात, आयु हम लोग कभी जो नॉर्मली हम लोग समझते हैं, आयु हम लोग नॉर्मल क्या समझते होंगे, तो बताएगा? हम लोग जन्म मरण का सोचते थे कि जन्म जब तक है और जब तक मरण हुआ तब तक आयु है, काल, ये मानते हैं ना? काल है? सर, काल। नहीं नहीं, हम लोग जो मानते हैं कि जन्म से और मृत्यु तक वही आयु है हमारी। लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में बोला है सुख आयु। नहीं नहीं, हम आयु की परिभाषा में कह रहे हैं कि हम लोग आयु को अभी क्या मानते हैं, अभी नॉर्मली समाज जो आप चूंकि ये पढ़ रहे हैं, इस पे छोड़ दीजिए। और लोग क्या मानते होंगे? जन्म से मृत्यु के बीच में जो है वो आयु। हाँ ठीक, एग्जैक्टली यही कह रहा है कि नॉर्मली यही माना जाता है कि जन्म से और मृत्यु के बीच में जो उम्र है वही आयु है, ये सामान्य रूप से कहा जाता है। लेकिन देखिए परिभाषा यहाँ लिखी है और हर चीज की व्याख्या कर दिया है। यह देखिए, पढ़िएगा। शरीरेंद्रिय सत्पात्म संयोगो धाय जीवितम। क्या कहा? शरीर प्लस इंद्रिय। जो शरीर प्लस इंद्रिय होगा तो आ के बाद ई लगेगा तो ए हो जाता है, तो शरीर इंद्रिय हो गया। शरीर प्लस इंद्रिय, सत्व प्लस आत्म। सत्व माने मन, आत्मा माने आत्मा। तो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। तो शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम। अगर कोई प्रश्न आए कि क्या आयु की परिभाषा में काल आता है, तो नहीं है। है कहीं काल इसमें? इसमें काल नहीं है। ये शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है और आत्मा है, ये चार चीजें होनी चाहिए। जब ये चार चीजें होंगी तो वो आयु होगी। और उस आयु के इनके संयोग, इनका संयोग माने ये चीजें हों तो इनको आयु कहेंगे। फिर उसके नाम पर्यायवाची देखिए, एक कहा पर्यायवाची धारी। धारी, धारी माने धारण कर। क्यों धारी कहते हैं? क्योंकि धारी जो है, ये जो है, ये आयु जो है, इन शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा को धारण करती है, इसलिए धारी। जीवित, इसी को जीवित कहा जाता है कि जीवित है, क्योंकि शरीर है, इंद्रिय है, मन है और आत्मा है। फिर नित्यग, नित्य माने नित्य गतिशील। गतिशील, अगर गतिशील है, आपकी आंखें, आपके हाथ, आपके पैर सब स्पंदन कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, हार्ट अंदर से काम कर रहा है, आपका लंग्स काम कर रहा है, सारी आंख काम कर रहे हैं, सबके स्पंदन है, तो वो नित्य गतिशील, लगातार गतिशील होना। रुका, जीवन नष्ट। अनुबंध, लास्ट वाला नित्य, नित्यगः च। नित्यगः माने नित्यगः, नित्यगतशील।
और सच मतलब ग के बाद सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। सिग्नल ऑफ हो गया उनका जी। रहेंगे तो नहीं रहेगी। कई बार सिग्नल से आवाज आने बंद हो गई? वेट कर ले हम। आवाज नहीं आ रही? जी सर, सर अब आवाज नहीं आ दोबारा दोबारा जुड़ गया सर, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, वो हो गया था। कहाँ से नहीं आई थी? यही बता रहे थे अभी 2 मिनट पहले कि बहुत देर से तुरंत। तो उसी का कहना नित्यगह, ये अनुबंध, नित्यगह हुआ अनुबंध। ये अनुबंध कहा गया कि आत्मा के साथ इन सब का अनुबंध है कि इतने समय तक रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो ये अनुबंध आपका पूर्ण रूप से दार्शनिक विचार है, इसमें बहुत हमको लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे पास और धारी है, जीवित है, नित्यगह, नित्य गतिशील। अगर नित्य गतिशील नहीं है तो ये पर्यायी है। पर्याय माने ये पर्याय है, पर्याय माने पर्यायवाची है। पर्यायी आयु उच्चते, आयु के उच्च जाता है, आयु के इनको ही आयु का पर्यायवाची कहा जाता है। ठीक है। अब फिर जब ये हुआ तो पंच महाभूतों की बात आ गई। वे पंच महाभूत क्या है? देखिए क्या हुआ। महाभूतानि खम वायुरग्निरापः था, और शब्द स्पर्श स्वरूपम च रसो गंधश्च तद्गुणा। उन्होंने कहा कि महाभूत कौन है, डिफाइन किया कि पंच महाभूत जिनकी बात कर रहे हैं वो हमारे कौन से है। उन्होंने कहा महाभूतानि, इनको महाभूत कहा गया। कहा? खम, आकाश, आकाश पहला था, फिर वायु हो, फिर अग्नि है, प्लस आपह। वायु हो, अग्नि है, आपह, इसको वायु रग्नि रापह कह दिया गया। वायु हो, अग्नि है, आपह, आपह माने जल, अग्नि माने अग्नि, वायु माने वायु। तो वायु महाभूतानि, महाभूत कौन कौन है? खम आकाश, वायु अग्नि है, आपह, और क्षितिज तथा, क्षिति प्लस तथा, क्षितिज तथा हो गया। क्षिति माने पृथ्वी। फिर उनको कहा उसी ऑर्डर में देखिएगा, शब्द स्पर्श च, शब्द स्पर्श च, रूपम रूप च, रस गंध च तद्गुण। उनके गुण कौन कौन है? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। तो इन्हीं जो गुण है, इन्हीं गुण को भूत भी कह दिया गया। इनको महाभूत कहा गया और इन्हीं गुणों को तन्मात्रा भी कह दी गई। नोट कर लीजिएगा, इन्हीं को तन्मात्रा भी कही गई, इन्हीं को गुण कहा गया और इन्हीं को भूत कहा गया। और यही इंद्रियों के विषय कहे गए। आगे नोट कर लीजिएगा, भी इंद्रियों के विषय भी यही कहे गए। इंद्रियों के विषय क्या है? इंद्रियां कैसे ग्रहण करती ज्ञान? शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से। ठीक है। अब हम लोग आगे चलें। अब आया ये तो पंच महाभूत की बात। ये जो महाभूत थे, भौतिक महाभूत थे, इनको भौतिक महाभूतों के महाभूत मान लीजिए, इनको कहा गया। इनको द्रव्य उन्होंने नहीं कहा, हम टोटल को द्रव्य कह देंगे, लेकिन इनको महाभूत, अगर इनकी बात करेंगे केवल पंच की, तो पंच भौतिक पदार्थों को हम लोग महाभूत कहेंगे। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये हमारे महाभूत है। और इनके भूत कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। यही हमारे इंद्रियों के विषय हैं और यही हमारे तन्मात्राएं हैं। इस शब्द में आता है कि तन्मात्राएं बताइए, तो यही आपको लिखना है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब देखिए फिर आयु, जब कहा कि आयुर्वेदिक 10 द्रव्य, अब 10 द्रव्य, 9 द्रव्यों का कंसेप्ट। नमस्ते, क्या हाल है रवि? सब बढ़िया, ठीक ठाक है। आप कैसे? बढ़िया है, ठीक ठाक है। ये पूछ रहे थे कि आपके स्टेट बैंक में अकाउंट में पैसा था? हाँ, पैसा तो बहुत है उसमें। अब कटा भी है, देखा हूँ कि पैसा कटा है। अब फिर वापस आया है? नहीं, आया नहीं है वापस, लेकिन एसएमएस ऐसा आया है। आप नहीं, आप आपके अकाउंट को क्रॉस वेरीफाई करिए।
स्टेटमेंट है, आपको भेजने से पहले हम चेक। तो जब आयुर्वेद ने 10 द्रव्यों की कल्पना किया, 9 द्रव्यों की, आयुर्वेद में 10 द्रव्य नहीं थे, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 10 द्रव्य है। तो अब देखिए कौन है उनका, कि खाद्यात्मा मन है कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह वसेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। क्या कहा कि खादीन आत्मा, खा मैं फिर नहीं कहा आकाश, खा आदीन, खा आदि, तो खा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी यहां तक, ये कहा खादीन प्लस आत्मा, आत्मा और मन और काल और दिशा, दिशा च मन काल दिशा च द्रव्य संग्रह, इनको द्रव्य कहा गया। तो कहा कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो 5 तो ये हो गए, फिर मन हो गया, काल हो गया, आत्मा हो गई और दिशा, 4 ही तो हुए, तो 9 5 4 9 हो गए। ये द्रव्य के संग्रह कहे गए, यानी ये द्रव्य संग्रह, ये द्रव्य है। सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, फिर और कह दिया बात, सेंद्रियम कहा कि जो इंद्रिय वाला है, जिस जिस द्रव्य में इंद्रियां है वही चेतन है। सेंद्रिय माने स प्लस इंद्रिय, स माने सहित, इंद्रिय सहित जो है वो चेतन है। नि माने नहीं, नि इंद्रिय, नि इंद्रिय माने इंद्रियों से रहित हो, नि इंद्रियम अचेतनम, जो इंद्रियों से रहित है वो अचेतन कहा गया। अब ये डिफाइन क्यों किया गया? उन्होंने इसलिए कहा, तो 9 द्रव्यों की कल्पना हुई, इसमें तम नहीं था, तम पे चर्चा थी, तम में चर्चा इन्होंने किया, चरक संहिता में किया, तो चरक संहिता में चर्चा हुई और तम को कहा गया कि तम चूंकि आकाश वायु अग्नि है, तो ये अग्नि को तेज कहा गया था, तो इस अग्नि के जैसे ही अग्नि जलेगी वैसे तम नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कहा कि इन तम में और अग्नि के बीच में भाव और अभाव का अंतर है। अगर अग्नि समाप्त तो तम शुरू, अगर तम समाप्त तो अग्नि शुरू, यानी अग्नि जली तो तम समाप्त। इसलिए उन्होंने कहा कि तेज जैसे प्रकट होगा वैसे ही तम नष्ट हो जाएगा, इसलिए तेज में समाहित है। जैसे आपके अंदर अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो यानी काम का न करना, अगर काम नहीं कर रहे तो काम का न करना, ये भाव अभाव का कंसेप्ट है। तो उस रूप में आप बहुत अधिक में जानिए, फिर जानिए कि उस पर चर्चा नहीं हुई थी और वो तम को चर्चा में किया था, लेकिन तम को माना नहीं था। लेकिन तम की चर्चा और जगह की गई थी, ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई थी, वहां भी तम की चर्चा है कि जब परमेश्वर एग्जिस्ट कर रहा है तो केवल तम है और कोहरे के आवृत्त में पूरी प्रकृति है, उससे उन्होंने निर्माण किया। तो वो उस समय कहा, तो इसलिए उसकी चर्चा वहां भी थी। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में तम को भी 10वां द्रव्य मान लिया गया, उससे चिकित्सा में आसानी हो गई। हमारे पास 10 उंगलियां थी और 10 द्रव्य हो गए, हमको और आसानी हो गई। तो वो तो 9 द्रव्य आयुर्वेद ने कहा है। लेकिन एक और कंसेप्ट है, सेंद्रियम चेतनम, अगर इंद्रिय है तभी चेतन कहेंगे। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि देखिए मन जो है वो आत्मा के साथ रहता है, कभी आत्मा अकेले किसी शरीर में प्रविष्ट नहीं होती है बिना मन के। मन उसका अनन्य सहयोगी है। कैसे सहयोगी है? जैसे अध्यक्ष के साथ कोई अध्यक्ष हो और एक चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी हो, किसी कंपनी में एक अध्यक्ष हो और उसके बगल में चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी हो, तो अध्यक्ष काम नहीं करता, काम करता है चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी। ऐसे ही मन करता नहीं है, करता तो आत्मा है। क्यों करता? तो वास्तव में काम करने वाला तो मन है बेचारा, लेकिन उसको कर्तापन का भाव नहीं दिया गया, माना गया उनको। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर की अथॉरिटी आत्मा के पास है। कैसे? आप इस रूप में मत लीजिएगा कि सिग्नेचर माने करता है। आत्मा, बिना आत्मा के सैंक्शन के मन कोई काम नहीं करता। तो ज्ञानवान तो आत्मा है। मन सक्रिय
सक्रिय है, लेकिन मन में वो चेतना नहीं है। सक्रिय ही है, वो निष्क्रिय है, लेकिन उसमें चेतना है। तो आत्मा और मन दोनों साथ में रहते हैं। तो जब आत्मा आदेश देता है तो मन काम करता है। मन इंद्रियों पर कंट्रोल करता है, जैसे सीईओ अपने सारे कर्मचारियों पर कंट्रोल करता है। तो अगर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पर तो कंट्रोल करेगा। इंद्रियां कौन होंगी? यही तो हुई, इन्हीं को ले जाने वाले शब्द, स्पर्श, कान, आंख, नाक, यही तो है। तो शब्द होगा, कोई स्पर्श होगा, कोई रूप होगा, कोई रस होगा, कोई गंध होगा। इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव, इन्हीं के है कान, आंख, नाक, त्वचा, यही तो है जीव। तो ये जो है ये देते हैं इंफॉर्मेशन। और अगर ये इंफॉर्मेशन देते हैं तो पहले जाते हैं मन के पास कि सर हमने ये आज देख लिया है, एक हाथी देखा, एक आदमी देखा उसने, तो उसने कहा अच्छा वो हाथी, बोले हाँ हाथी देखा, उसके ऐसे सूंड ये है। तो ये तो सूचना देने का काम मन को देता है, मन उसको बताता है आत्मा को। आत्मा कहती है यस, आत्मा उसको मान लेती है, कहती है ठीक है। तो अगर ये ना हो तो, अगर इंद्रियां ना हो, ये इंफॉर्मेशन देने वाले ना हो, जैसे हम लोग कहते हैं, याद करिएगा, ऑप्टिक नर्व ना हो तो हम लोग देख पाएंगे? बोलिए आप लोग। नहीं। तो ये ऑप्टिक नर्व क्या है? यही इंद्रिय है। इनकी देखिए, ये दार्शनिक विचार है, हमने किस रूप में बाद में बायोलॉजिकली लिखा उसको वो अलग पॉइंट है, लेकिन वो विचार पहले जानते थे कि अगर इंद्रियां नहीं होंगी तो देख नहीं पाएंगे। अगर आंख केवल हो और ऑप्टिक नर्व नाप समाप्त कर दी जाए तो आदमी के सामने दिखाई पड़ेगा, तब भी नहीं देख पाएगा। होगा ना? कान है, कान आपके पास है, काम उपकरण के रूप में है, इंस्ट्रूमेंट के रूप में है, लेकिन कान के जो अंदर वेस्टिबुलर एपरेटस है और जो आपका कॉकलियर है, यही फंक्शन करना बंद कर दे तो सुनाई नहीं पड़ेगा। तो वही चीज वो कह रहे हैं कि अगर इंद्रिय है तो ही द्रव्य चेतन है, और अगर ये इंद्रियां नहीं है तो द्रव्य चेतन नहीं है। क्लियर? बोलिए, और पूछ रहा हूँ या बता, पूछ लीजिए। यही पूछ लीजिए जो पूछ रहा हूँ, मतलब क्योंकि ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो यही है हम लोग का चेतन में। आप सूक्ष्म नहीं पढ़ाते कहते। ही इतने अच्छे से हैं तो समझने में ऐसा लगता है कि क्या पूछे, सब सारा ही समझ में आ रहा है। नहीं, जो इंद्रियां हैं हमारे यहाँ आयुर्वेद में क्या कहते हैं? चक्षु को हम नहीं कहते हैं, हम कहते हैं चक्षु इंद्रिय। हम कहते हैं त्वचा में त्वगिंद्रिय, कर्णेंद्रिय, इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि इंद्रियां नहीं होंगी तो हम लोग देखने न देख पाएंगे, न सुन पाएंगे, न काम कर पाएंगे। तो इसलिए इसने कहा सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, ये यहां से निकला हुआ है। अब उनका, अब ये जो कहा इन वाले पे देखिए, हम लोग इस पर आ रहे थे ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही तो कहा था इनको। तो इन्होंने कहा ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसी की बात कर रहे हैं कि तेषा में के गुणों पूर्वो अगुण वृद्धि पर अपूर्व पूर्व क्रमशो गुणिषु स्मृतः। कहा कि तेषा में गुण एक है, आकाश में एक है। पहला जो है तेषाम एक गुण, उनमें से एक गुण वाला पहला है। पहला कौन था? आकाश। तो उनका तेषाम एक गुण, इस उनमें एक गुण वाला एक है, पहला कौन? आकाश। फिर कहा पूर्व गुण वृद्धि, पूर्व से गुण की वृद्धि हो रही अगले वाले में। जो अगला है वायु है, तो वायु में इसके आकाश के भी जो गुण है वो भी है वायु में। अब गुण वृद्धि पर ऐसे गुण वृद्धि लगातार हो रही है। पूर्व वाले में से पूर्ण गुण शैव, जो पूर्व वाला है उसके गुण आगे वाले में क्रमशः गुणिषु स्मृतः है, उसमें आगे वाले में पुराने वाले के गुण शामिल होते जाते हैं। तो यानी आकाश में अगर शब्द है तो वायु में शब्द और स्पर्श दोनों है, अग्नि में शब्द, स्पर्श, रूप तीनों है, जल में
शब्द स्पर्श रूप रस चारों है, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब है। अब अभी नहीं, 1 साल बाद, सेकेंड सेमेस्टर बाद जब आप कभी पढ़ेंगे करेंगे तो आयुर्वेद का ये जो द्रव्य होगा, ये जो सेंटेंस यही याद करेगा आपको। कैसे? गुण जब हम लोगों ने मान लिया, यहाँ देखिए, तो इसी को याद करना पड़ेगा कि तेषा में गुण है पूर्व अगुण वृद्धि परई परई अपूर्व पूर्ण गुण शैव क्रमशो गुण स्मृतः। हरियाणा हमने मान लिया कि गंध में यानी पृथ्वी में हमारे शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप है, रस और गंध है। और पृथ्वी तत्व में जब सब गुण है तो कभी अगर हम याद करिएगा, एक कोई भी आपको 2-4 ऐसे प्रोटोकॉल मिलेंगे जिनमें 0-5 टोन लिखा मिलेगा। 0 माने आगे अभी इन्होंने डिफाइन नहीं किया, 0 माने तम कहा था, इन्होंने 0 को तम कहा क्योंकि वो नंबर नहीं था तो उनको 0 कह दिया। ठीक, तो पूर्व 0 और 5 को अगर 0 माने हम लोगों ने क्या कहा था, सृष्टि, सृष्टि होगी ना पहले से, षष्ठ में हो तो सब सारे उठेंगे, तो षष्ठ माने 0 और 5 माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं से शरीर बना है। तो अगर षष्ठ हो जाए और उसमें 5 तत्व शामिल हो जाए तो क्या एक नया आविष्कार नहीं होगा, एक नई सृष्टि नहीं बनेगी? तो जो प्रोटोकॉल बनेगा आगे चल के, हम केवल आपको विचार दे रहे हैं, आगे चल के आप बनाएंगे। 0-5 टोन जब मिलेगा, कोई जो ऑर्गन या जो कोई चीज होगी जो बिल्कुल आपको एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, उसमें आप एक नई सृष्टि की अवधारणा ला रहे हैं। ठीक है? 0-5 टोन 6-8 सीडेट। हाँ, वो है, आता है ना। तो 0-5 जब आप करें तो कोई मान लीजिए आप कहते हैं कि हमको ब्रेन में कोई चीज कमी रह गई है, तो कोई चीज खत्म हो रही है, तो उसको करने के लिए 0-5 टोन कर देते हैं हम लोग। कहते हैं 0 हमने सृष्टि किया और 5 में हमने सब डाल दिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब डाल दिया, तो हमारा एक नई रचना हो गई। सर एक चीज बताइए, जैसे बहुत से लोगों का है यूट्रस, उन स्थितियों में क्या होता है फिर? देखिए आप वही, अब आप चूंकि पढ़ी सेमेस्टर 1 की नहीं है, आप बहुत, हम केवल आपको दृष्टि दे रहे हैं, आपने आगे पकड़ दिया नेचुरली ना, जैसे नहीं, बिल्कुल सही है आप कह रही हैं। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि हम उसमें 5 की सृष्टि अगर करेंगे, या अब उस अगर वहां इस आकाश है, स्पेस तो वहां ही है। अगर हम 1 और 1 को, अगर आप 1 या 5 को, हम अभी क्यों बता रहे, प्रोटोकॉल नहीं बता रहे कोई, हम कह रहे हैं कि 1 और 5 दो ही है, एक स्पेस है और एक स्पेस है, 5वां तत्व है। तो अगर आपका कोई चीज नहीं है तो आपको पाराभौतिक रूप से मानेंगे कि है कि नहीं? वो बोलिए। जब वो नहीं है, हमारे शरीर से निकल चुकी है, उसके बाद में उसे कैसे मानेंगे? है उसकी मेरिडियंस रहेंगी? नहीं नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल, तब तो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद क्या कह रहा है, पढ़िए तो आगे और पढ़ते जाइए। आपने पढ़ा, ये कह रहे हैं कि पराभौतिक भौतिक दोनों है, काल मन आत्मा दिशा सब तो है इसमें। ऐसा मत कहिए कि भौतिक रूप से निकल गया तो पराभौतिक रूप से नहीं हुआ। यही तो ये इस दार्शनिक विचार का यही तो खूबी है। वो कह रहा है कि हमारा शरीर, अच्छा मन क्या है आपके अंदर? हाँ, मन का कोई अस्तित्व, मन आपके पास पराभौतिक है ना? हाँ जी। तो मन आपके साथ चलता है कि नहीं चलता? वही तो सब चलता है, करता कराता है, मन ही तो है। दिशा चलती कि नहीं चलती? हाँ, होता है, डायरेक्शन होना चाहिए, टाइम तो हम तो कह रहे हैं वो है ही नहीं। आपने देखा उसको? नहीं देखा ना? नहीं देखा है, महसूस करते हैं। तो जो चीज आपने निकाल दिया, आपने कहा ना कि हमने निकाल दिया, यहाँ वही कह रहे हैं कि जो व्यक्त है वो अव्यक्ताद है। जो पहले व्यक्त हो रहा, ये अंत में जब नर होगा तो अव्यक्त रूप में हो जाएगा, फिर ये संग्रहित होगा। तो वो जो आपने निकाला, जिसको आप कह रहे हैं कि निकाल दिया गया, आप कह रहे हैं भौतिक रूप से निकाल दिया गया। पराभौतिक रूप से कैसे निकाल दिया गया होगा?
हम मानते हैं ना कि हमारे कोई पुराने पूर्वज जो है हमारे साथ रहते हैं, वे मानते हैं ना कुछ, चाहे कुछ काल तक, चाहे कुछ घंटे तक, कुछ मानते कि नहीं मानते? हाँ। क्यों मानते हैं? वो तो उनका अस्तित्व जो है, उनकी आत्मा पूरे ब्रह्मांड में है, करोड़ों जन्मों के लोग हैं हमारे साथ में जो अदृश्य। तो वही तो पराभौतिक चीज है, हाँ जी। ये कंसेप्ट है उसमें लिया गया है। ये मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ मेरा कहना है कि जीरो माने शून्य, सृष्टि, जिससे सृष्टि उत्पन्न हो रही है, वहीं से पैदा हो रहा है सब। तो शून्य से पैदा हुए और 5 में शब्द स्पष्ट रूप, ये इसका इस श्लोक को पढ़िए, यही कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। तेषा में गुण पूर्वो गुण वृद्धि परे परे, जो पूरे है, जो पहले वाला है उसमें, तो यानी पृथ्वी में सब है, आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल है, पृथ्वी भी है। नहीं सर, तो यानी अगर एक बात सुनिए, ये धरती में सब है, लेकिन कहते हैं हर सृष्टि की हर वस्तु 5 तत्वों से बनी है, प्रोपोर्शनेट अलग अलग है। हाँ जी जी, तो वही बात वही कह रहे हैं, हम अपने प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं कि 05 का टोन का मतलब ये होगा कि हम कोई चीज रचना कर रहे हैं, नहीं। जी। जब हम कह रहे हैं कि आप, हमने कहा नहीं कि आप जब दूसरे का आपने स्पर्श किया तो स्पर्श से कुछ तरंगे निकली, तरंगे तो आपने नहीं देखा ना, देखा? हाँ। वही तरंगे तो पराभौतिक है। जी। वही वही आयुर्वेद कह रहा है, वो पराभौतिक तरंगे हैं जो आपको दृश्य में नहीं है, जो गोचर नहीं है, इनविजिबल है। वो इनविजिबल आपके अंदर कुछ क्रिएट कर रही है, तो यानी पराभौतिक रूप से है। आपको अचानक महसूस होता है कि आपको कोई प्रिय है, वो आपको आदेश दे रहा कि आप ये करिए, और आप वैसे करते हैं। ये कौन सी तरंगे हैं? वही पराभौतिक तरंगे हैं। इसलिए कोई ये मत कहिएगा, मतलब ये वो लोग कहे जो आयुर्वेद या आयुर्वेदिक के प्रश्न न पढ़ रहे हो कि पराभौतिक कुछ होता नहीं है। हम लोग तो मानते हैं कि पराभौतिक, ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद 10 द्रव्य है, खादिन आत्मा मन है कालो, दिशा द्रव्य संग्रह। तो द्रव्य संग्रह ही बोल रहा है कि आपका शरीर जो है उसमें मन, काल, दिशा, मन है, सब आत्मा सब है। ठीक है जी। अवधारणा है, देखिए ये सब अवधारणाएं हैं, इनका आप लोग यूज करेंगे इसलिए बोल रहे हैं। देखिए उन्होंने बता दिया शर्मा जी ने कि 05 68 से दिस इज वेरी गुड फॉर पेन किलिंग सर। कहीं भी दर्द हो रहा हो, वो फिंगर वैसा सेलेक्ट करें, वहां पे इसको एनसीएच पे लगा दें, तुरंत आराम मिलता है। क्या चीज, चाहे किसी भी जगह। प्लीज दोबारा बताइए जरा। नहीं, बाद में सब सर बताएंगे इसको। नहीं, हम तो केवल, आप लोग अभी देखिए, तो बताएंगे ही नहीं, आपने जो बोला है उसे दोबारा बोल दीजिए प्लीज। नहीं सर, उसके वो पॉइंट तो हमने बताया था, शर्मा जी ने उसको इंटरप्रेट किया 05 टोन 680 उन्होंने बताया। हमने 05 टोन क्यों कहा था, शर्मा जी ने बताया कि ये प्रोटोकॉल है 05 टोन 680। जी। तो अब पूरा ही कर दीजिए कि ये किस में कहाँ यूज किया गया है, जाता है। ब्रेन में यूज किया गया शायद, ब्रेन के संबंध। तो शर्मा जी ने कहा कि इसको हम लोग जब उसमें यूज करते हैं ब्रेन के संबंध में तो दर्द कम हो जाता है, यही बताया ना आपने। तो वो वहां पर कंसेप्ट दूसरा है, वहां पे कंसेप्ट ये है कि अगर कोई हमारी बीच में न्यूरॉन्स, हम लोग ये इंटरप्रेट कर माने कि कोई न्यूरॉन्स कम हो गए हैं ब्रेन में, सेल डेथ जिनको बोलते हैं, तो वहां कोई चीज कम हो जाएगी, तो 05 टोन से हम लोग वहां पर सृष्टि कर देंगे, और सृष्टि कर देंगे। और पेन की जहां तक बात आई तो उन्होंने कहा कि 6-8 सीडेट, 6 माने एनर्जी होती है जो इफरेंट नर्व होती है, जो एफरेंट नर्व नीचे से ऊपर जाने वाली, ये आपको पेन की संवेदना वहां ले जाती है ब्रेन को। तो ब्रेन की संवेदना ले जाती है, तो ये हमारा 6-8 सीडेट। और 8 माने, एक एफरेंट माने जाने वाली, डिफरेंट माने आने वाली, और 8 माने मिक्स। तो अगर ये दोनों नर्व इस रूप में हम लोग देखें, और 8 को हम लोग आत्मा, वो मन मान ले, 8 को मन भी तो है, मन जी, मन भी तो सब विचार रखता है, मन विचार करता है। और वहां दूसरे इंटरप्रिटेशन में है कि 8 नंबर थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं है। 8 माने मिक्स नर्व,
6 माने एफरेंट नर्व। तो एफरेंट नर्व और मिक्स नर्व अगर दोनों को हम सिडेट कर देंगे तो हमारा संदेश वाहक जो पेन है वो जाएगा कैसे? ब्रेन में नहीं जाएगा दर्द का धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया सर। अच्छा बता, बहुत अच्छी। मैं केवल प्रोटोकॉल किताबों से देख के लगा के लोगों के विचार समझ लेता था कि हाँ ये दर्द दूर कर रहा है, चाहे किसी भी जगह का, चाहे वो घुटना हो, सर दर्द कर रहा हो, दांत दर्द कर रहा हो, उसका मैं यूज करता था। लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक आपने अभी एक्सप्लेनेशन किया, इट इज अप्रिशिएबल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमन सर। तो सर इसको कौन सी उंगली पे लगाया है ऐसे में? प्रोटोकॉल मैडम ऐसा है ना, ये थोड़ा सा इसलिए कि क्लास तो खत्म हो रही, अभी हमारा खत्म ही नहीं पाएगी। देखिए 9 बज गया, अब हम सर, बस 2-4 सर प्रणाम सर। थैंक यू सर। जी। तो ये जो कंसेप्ट है, देखिए ये बड़े क्लासेस में पढ़ा जाता है, आगे के क्लासेस में। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं है, हम लोगों ने केवल विषय के रूप में कहा कि आप लोग, मैंने कहा इसीलिए कि आगे पढ़ेंगे आप लोग, तो वो आगे जब पढ़ेंगे, जब प्रोटोकॉल यूज करेंगे, तो ये प्रोटोकॉल में हम लोग को गुण धर्म यही से मिलते हैं, ऐसा नहीं कोई बाहर से नहीं किया गया, यही सब है। बस एक सूत्र और बोल दें, फिर आप आगे हम लोग का, क्योंकि विषय लंबा हो जाएगा। आयुर्वेद ज्ञान 30 सूत्रों पर आधारित है। कौन से 30 सूत्र हैं? ये हमेशा क्वेश्चन भी आता है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले समझ लें कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्था तो परायणम और त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। क्या हुआ कि हेतु सूत्र है, लिंग सूत्र है और औषध ज्ञान, औषध नहीं है, औषध है, धा है, धी नहीं है, औषध ज्ञान। तो हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औषध सूत्र है। और स्वस्था, तो फिर वही बात, स्वस्थ आतुर परायणम, स्वस्थ व्यक्ति को और जो बीमार व्यक्ति है दोनों के लिए हितकारी है। और क्या है? ये 3 सूत्र, वही 3 हेतु सूत्र। हेतु माने कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन, लिंग सूत्र क्या है, सिम्टम, व्हाट आर द सिम्टम्स, और व्हाट इज द औषध। यानी हमारा प्रोटोकॉल तो यही है, मैग्नेट, हम लोग तो मैग्नेट यूज करते हैं, हम लोग कलर यूज करते हैं, ये हमारा औषध है। तो ये 3 सूत्र हैं। तो हमको बीमार व्यक्ति आएगा तो हमको क्या बताएगा? हमको बताएगा, लिंग सूत्र की बात करेगा कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, वो कहेगा कि हमको खाना नहीं पच रहा है, वो कहेगा हमारे सर में दर्द हो रहा है, वो कह रहे हमारी कमर दर्द हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमको बिल्कुल हाथ में झंझनाहट हो रही है। ये सब उसके लिंग सूत्र है। हमको क्या करना है? हमको अपने इन्हीं गुण दोष के आधार, कोई बात कर रहा है, वो कुछ चीज बताना चाह रहा है और किसी यही 10 द्रव्यों की बात कर रहा है, इन्हीं 10 द्रव्यों की, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा तम। वो कह रहा है कि यूरिन रात में छूट जाता है, तो काल की बात कर रहा है वो कह रहा है कि पेट में हमारे जलन हो रही है, वो अग्नि की बात कर रहा है। वो नहीं, वो जो बता रहा है उसमें कोई चीज हेतु सूत्र छिपा हुआ है। हमको एक सूत्र ढूंढना है और उसके आधार पर, औषध ज्ञान के आधार पर औषध सूत्र का इस्तेमाल कर लेना। तो त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम, ये शाश्वत है। शाश्वत माने ऐसा नहीं है कि कल था आज आ गया, शाश्वत है ये ज्ञान, आयुर्वेद ज्ञान शाश्वत है, पुण्यम है, पुण्यकारी है, क्योंकि हम कह रहे हैं स्वस्थ आतुर दोनों के परायण है, इसलिए स्वस्थ पुण्यम है, पुण्यकारी है, कल्याणकारी है। बुद्धेयम पितामह है, इसको सबसे पहले पितामह है, ब्रह्मा जी ने साक्षात जाना था, पढ़ा नहीं था, लिखा नहीं था, हम सुना नहीं था, साक्षात जाना था। क्यों? ऋषि मंत्र दृष्टा है, ऋषि मंत्र दृष्टा है, मंत्रों को साक्षात जाना था, उन्होंने साक्षात देखा था। हमारे पितामह कौन? ब्रह्मा जी हैं। तो भैया हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं, हमारे पितामह ने इसको पढ़ा था, हम भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने साक्षात जाना था, हमको ज्ञान दिया, पढ़ रहे हैं। तो हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्था तुर्परायणम सूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। तो ये जो हमको है हेतु, हमको कोई ना कोई सिम्टम वो दे रहा होगा लिंग सूत्र में। वो कह रहा है, कोई मान लीजिए उसने कहा कि हमारा खाना नहीं पच रहा है, तो उन्होंने कहा कि जब भी घी तेल खा लेते हैं तो बड़ा वो होता है, तो घी तेल बता रहा है, घी तेल से हम लोग
हम लोग बीएचबी पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने चाइनीज पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने आयुर्वेद पढ़ा हुआ है, हमको कहीं तो मिलेगा। हमको बीएचबी में क्या मिलेगा कि भैया ये फैट की बात है तो फैट कौन बचा रहा है? लीवर, गॉलब्लैडर। यानी हमको समझ जाना है कि लीवर और गॉलब्लैडर की कोई प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ हो रहा है। फिर हमको तिवारी जी ने बताया था, पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जब ये आता है ऊपर से तो एक जो है हमारे ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में उसके पहले पैंक्रियाटिक जूस मिलता है और पैंक्रियाटिक और ऊपर वाली डक्ट दोनों मिल जाती है जो गॉलब्लैडर से आती है, और दोनों मिल करके और वहीं पर पहला कोई क्या होता है, एक तो आता है बाइल जूस और एक आता है पैंक्रियाटिक जूस, और दोनों ड्यूडेनम में मिल जाते हैं। तो यही जो हमारा साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म मेन पैंक्रियाटिक जूस जहां पर मिलता है आकर के ड्यूडेनम में, वो है। तो हमको ड्यूडेनम में ट्रीटमेंट कर देना है, हमको लीवर में ट्रीटमेंट कर देना है, हमको पैंक्रियाज में ट्रीटमेंट कर देना है, हमको स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रीटमेंट कर देना है। हो गया ना ट्रीटमेंट? हमको दृष्टि मिल रही ना। हम ये नहीं कह रहे ट्रीटमेंट क्या बनाएंगे, प्रोटोकॉल क्या देंगे, हमको दृष्टि मिल रही है कि वो पहली बात जो कह रहा है कि वो बात कर रहा है फैट की बात कर रहा है। तो हमने चाइनीज पढ़ा है, हमने आयुर्वेद पढ़ा, हमने बीएचबी पढ़ा, तीनों पढ़ने से हमको फायदा ही हो गया। हम वहां भी जानते हैं कि वहां प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ उसने कहा स्पाइन में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने तुरंत देखा भाई स्पाइन की प्रॉब्लम है, चाइनीज में पढ़ा है तो हम कहेंगे स्पाइन के बगल में जा रही है यूबी मेरिडियन और एक जीबी मेरिडियन, तो इन दोनों मेरिडियन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। और हम आयुर्वेद में पढ़ा हुआ है तो वहां हमने कहा भाई ठीक है, वहां में पढ़ा हुआ बीएचबी, तो हमने कहा कि स्पाइन है, स्पाइन सर्वाइकल होती है और बीच में हमारे थोरेसिक और फिर लंबर को। फिर हमने कहा कि अच्छा वहां पढ़ा हुआ है कि ऊपर वाले जो है सर्वाइकल, इसका इनका जो इनर्वेटिव एरिया है वो आंख कान नाक है, हाथों तक है, हाथों झंझनाहट हो रही है। तो अगर C7T1 में हो रही है तो यानी वो हाथों के डिजिट्स में झंझनाहट होगी। अगर बाहों में हो रही तो है ना C3 C4 के आसपास की प्रॉब्लम है, अगर और नीचे गए तो C5 C6 की प्रॉब्लम है। ऐसे हमारी बढ़ती चलेगी। फिर हमने कहा कि T3 T4 T5 में कहीं प्रॉब्लम है तो वो मेडिकल रिपोर्ट लेके हमने कहा कि ये सप्लाई कर रही है, कहाँ वो सप्लाई कर रही है? हमने कहा सप्लाई कर रही है ये हार्ट लंग्स के आसपास की, यानी T3 T4 T5 में हमको हार्ट लंग्स को देखना है, तो हमने ट्रीटमेंट वैसे कर देना है। ये सब पढ़ने से फायदा ये नहीं कह रहे कि हम सबको याद होगा, लेकिन किताबें हमारे पास है, हमने किताबें पलटा, हमने कहा कि हमने चरक 3 निकाला, हमने कहा चरक 3 में देखो, चरक 3 में कहाँ कहाँ सप्लाई का एरिया है। इनर्वेशन एरिया लिखा हुआ पेज नंबर 90 से लेकर के 100 के आसपास, वहां पर लिखा हुआ, आप देखिए उसको। आपको HB1 में मिल गया है, वहां भी आपको 115 116 117 118 में मिल जाएगा। ये जो मिलेगा यही जानकारी कर लेना हमारा पहला अधिकार है, पहला राइट है, पहला कर्तव्य है कि ये चीज हम पढ़ के जान लें, और जब जान लेंगे तो हमको ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा। हम उसने कहा कि हमको बड़ी खट्टी डकारें आ रही हैं, पहले तो उसने कहा कि हीट हो रही है, यहाँ पे हीट कह दिया, तो हीट कह दिया हम लोग समझ गए कि स्टमक हीट है, तिवारी जी पढ़ा चुके हैं कि स्टमक हीट होगी तो ऊपर जाएगा। तो हमने कहा क्या करना है, हमने कहा कि पहला काम करना है स्टमक पे ट्रीटमेंट करना है। क्या ट्रीटमेंट करना है? अग्नि घटा देना है, जल को बढ़ा देना है। अब अग्नि को घटाने बढ़ाने के उसमें हमने कहा 2 3 सिगरेट 1 फोटो। 1 को क्यों ले लिया? हमने कहा भाई अगर हम स्पेस बढ़ा देंगे 4 के साथ तो अग्नि का प्रभाव कम हो जाएगा, और अगर वायु को हटा देंगे, वायु को भी कम कर देंगे, तो अगर आग लगती है तो बारिश वो बहुत हवा तेज चलती है, दोनों को हटा दीजिए तो आग की तीव्रता कम हो जाएगी, आग कम हो जाएगी, 1 4 को बढ़ा दीजिए। और हमने कहा कि हमारे पास तमाम तरीके हैं, स्टमक में भी लगा सकते हैं हम लोग, और हमारे पास चक्र वाला भी है, हम चक्र में भी लगा सकते हैं। लेफ्ट हम चक्र पर उपचार देते हैं तो चक्र में उपचार दे सकते हैं। तो हम ट्रीटमेंट का सिस्टम ढूंढ रहे हैं, हमको ये सूत्र मिल रहा है, यही सूत्र वहां भी काम देगा। वही 5 चीजों से पूछकर, सुनकर, सुनकर, ये सब लिखे हुए यही सब तो है। तो हम लोग यहाँ पर अपने को रोकते हैं, और विषय देखिए बड़ा गंभीर विषय है। कोशिश मेरी यही है कि मैं छोटा करूं, लेकिन इतना छोटा नहीं कर पा रहा हूं।
क्योंकि यह आयुर्वेद जो आपका तत्व ज्ञान के रूप में है, ये चैप्टर विशेषताओं का चैप्टर ही नहीं है, बल्कि मूल यही चैप्टर है पूरे आयुर्वेद का। और इससे हमको पूरे, अभी जब पढ़ लेंगे द्रव्य के गुणकर, तो उसके बाद यही चैप्टर में है सब। और आपको पूरा एक आधा, एक कम से कम बहुत तो नहीं, 3/4 एक संसार खुला दिखेगा कि क्या, किस चीज को हमको टोन करना है, किसको सिलेक्ट करना है, कौन चीज बढ़ी है। यही ट्रिटाइज 1 में कहा जा रहा है कि जल बढ़ी है तो पेट फूला होगा, स्वेलिंग होगी। तो इन सब चीजों में हमको ध्यान देना है। तो हम लोग वीडियो को प्रसारित करें, सबको बताएं कि ये ऐसी चीजें हैं, और इनको डिस्कशन में भी लाएं। डिस्कशन करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, और हमारे ज्ञान के साथ साथ सामने वाले ज्ञान बढ़ता है। और ज्ञान तो अथाह है, जितनी सागर है, उस सागर में से कुछ बूंदे आप ले लीजिए, कुछ हम ले लें, सब मिलकर के हो जाए, तो कम से कम अपने घर में अगर एक एक बाल्टी पानी सब लोग ले आएंगे तो 10 बाल्टी हो जाएंगे, नहीं हो जाए, 10 लोग रहेंगे तो। ऐसे होता था ना कि भैया जाके बाल्टी ले आओ, तो एक बाल्टी वो ले आया, एक छोटा भैया भी ले आया, बड़ा भैया ले आया, एक पिताजी ले आए, एक मदर अम्मा ले आई, एक बहन ले आई, हो गया 10 बाल्टी पानी हो गया, दिन भर खाना हो गया, काम हो गया पूरा ना। वही काम है, वो ज्ञान जिसके पास जो है वो ज्ञान बांटे, ज्ञान बढ़ाए, और तब हम लोग खेत का सर के सपनों को पूरा करेंगे। ईच वन, रीच वन, टीच वन, टीच वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम देते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार सर। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम, नमस्कार सर। प्रणाम सर। थैंक यू वेरी सर। मच। थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक यू पढ़ाया सर। सर। प्रणाम जी। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, आनंद आ गया।